एपिसोड 13 स्टार्ट होता है और हम सुमन और गुलशन को देखते हैं जो कि उस जगह आए होते हैं जहां इनकी कंपनी को कैफ़े के लिए प्रोजेक्ट मिला था। गुलशन सुमन से प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कस कर रहा होता है, तभी उसकी नज़र नीचे ज्योनिंग पर पड़ती है जो कि लेक के किनारे खड़ी हुई थी। गुलशन उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि तुमने डिस्कशन ज्वाइन क्यों नहीं किया, जिस पर ज्योनिंग कहती है कि सुमन मुझे बाद में सब बता देगी। खैर आगे ये तीनों होटल आकर अपने अपने रूम में चले जाते हैं, जिसके बाद गुलशन और ज्योनिंग अपनी अपनी बालकनी में खड़े होते हैं। तो ज्योनिंग गुलशन को कहती है कि यहाँ के हॉट स्प्रिंग काफ़ी अच्छे हैं और हॉट स्प्रिंग में बात लेते टाइम अगर हम स्टार्स को देखेंगे तो कितना मज़ा आएगा ना। तब गुलशन स्काई की तरफ देखता है तो उसे कोई भी स्टार्स नहीं दिखते। ये देखकर वो कहता है कि यहाँ तो सिर्फ क्लाउड्स आए हुए हैं, इसीलिए तुम वेदर फोरकास्ट चेक करो। अब आगे ज्योनिंग हॉट स्प्रिंग लेने आती है तो रास्ते में उसे वेन मिलती है जो कि हॉट स्प्रिंग ले रही होती है। ज्योनिंग उसे पूछती है कि क्या तुम भी इसी होटल में रुकी हो, जिस पर वेन कहती है कि हाँ ये होटल काफ़ी अच्छा है इसलिए मैं यहीं रुक गई। जिसके बाद ज्योनिंग भी वेन को ज्वाइन करती है और वेन की बातों से हमें पता चलता है कि वेन की शादी हो चुकी है और वो एक नेशनल ज्योग्राफिक फोटोग्राफर है। जिसके बाद ज्योनिंग उसे अपने बारे में बताती है कि मैं एक आर्किटेक्चर कंपनी में जॉब करती हूँ और मैं अपने बॉस की असिस्टेंट हूँ। हालांकि मैं आर्किटेक्चर बनना चाहती हूँ, इसीलिए मैं इस बारे में सीख रही हूँ। ज्योनिंग गुलशन के बारे में भी बात करती है। मेरे बॉस काफ़ी अच्छे आर्किटेक्चर डिज़ाइनर हैं, उन्होंने इंटरनेशनल अवार्ड्स भी जीते हैं और साथ ही वो काफ़ी हैंडसम और टैलेंटेड भी हैं। अब इतनी तारीफ सुनकर वेन उसे कहती है कि क्या तुम अपने बॉस को पसंद करती हो, जिस पर ज्योनिंग कहती है कि मैं सिर्फ उसे देखती हूँ, मेरे अंदर उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। इधर सुमन गुलशन को मैसेज करती है पर्सनल शॉटिंग का काम पूरा हो गया है, अगर आप इसे देखना चाहते हो तो आप आ सकते हो। लेकिन गुलशन रिप्लाई में कहता है कि तुम प्रपोजल को मुझे सेंड कर दो। दरअसल सुमन जानबूझकर गुलशन को अपने रूम में बुलाना चाहती थी, लेकिन रिप्लाई देखकर वो काफ़ी निराश हो जाती है। फिर वो दोबारा मैसेज करती है कि प्रपोजल मेरे लैपटॉप में है और मैं इसे कैसे सेंड करूं। तो गुलशन कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं वहीं आ जाता हूं। अब गुलशन सुमन के रूम में जाता है और सुमन डोर क्लोज कर देती है। वो गुलशन को कहती है कि ये प्रपोजल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसे अमेंड कर दूंगी। जिस पर गुलशन कहता है कि नहीं, मैं खुद अमेंड कर लूँगा। गुलशन यहाँ से जाने लगता है, लेकिन सुमन उसे रोककर क्वेश्चन करती है कि आपका अवार्ड विन करने के अलावा भी कोई गोल है। पर गुलशन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। तो सुमन उसे कहती है कि आप आर्किटेक्चर इंडस्ट्री में टॉप नॉच हो, कि आपको नंबर 1 नहीं रहना है। जिस पर गुलशन कहता है कि मैं किसी से कम्पीट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपने गोल को अचीव करना चाहता हूँ। ये देखकर सुमन कहती है कि आप रिसेंटली बहुत चेंज हो गए हो, आप पहले से ज़्यादा बबली और स्माइली हो गए हो और शायद ये सब ज्योनिंग की वजह से हुआ है। जब शुरुआत में मैंने कंपनी ज्वाइन करी थी तो मैं बिल्कुल ज्योनिंग की तरह फ्रेश अनएक्सपीरियंस्ड ग्रेजुएट थी। पूरा दिन इधर उधर भागती रहती थी और आपको तरह तरह के क्वेश्चन करके परेशान किया करती थी, पर मुझे लगता है कि मैं आपको उतना खुश नहीं रख पाई जितना कि ज्योनिंग रख पाती है। ये सब सुनकर गुलशन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ज्योनिंग मुझसे बहुत अपोजिट है, बिकॉज उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चीज़ें कितनी भी बुरी हो, वो बस उन्हें ठीक करने की कोशिश करती है और वो हर प्रोसेस को एंजॉय करती है। एंड वो एक अलार्म वॉच की तरह है जो कभी ऑफ नहीं होती और वो सभी को अपने अराउंड ले आती है। ये सुनकर सुमन कहती है कि अच्छा, तो आपको ज्योनिंग की ये चीज़ें पसंद है। नेक्स्ट सीन में हम ज्योनिंग को देखते हैं जो कि हॉट स्प्रिंग ले चुकी है। तभी वो देखती है कि आसमान में मौसम काफ़ी साफ हो चुका है और मून स्टार्स भी आ चुके हैं। ये देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है और फोटो क्लिक करती है। इधर गुलशन वापस अपने रूम में जा रहा होता है, जिस दौरान ज्योनिंग इन दोनों को देख लेती है। सुमन ज्योनिंग को पूछती है कि तुम कहाँ गई थी, तो ज्योनिंग बताती है कि मैं हॉट स्प्रिंग सॉक करने गई थी। ज्योनिंग सुमन के कपड़े देखती है तो उसे काफ़ी वियर्ड सा लगता है, क्योंकि सुमन ने नाइट ड्रेस पहनी होती है और गुलशन उसके रूम से बाहर आ रहा होता है। जिसके बाद वो अपने रूम में आकर सोचती है कि क्या सच में बॉस और सुमन काम को लेकर डिस्कस कर रहे थे। अगर ऐसा है तो सुमन नाइट ड्रेस क्यों पहनी थी। खैर आगे ज्योनिंग अपने रूम की बालकनी में आ जाती है तो गुलशन भी अपनी बालकनी में आ जाता है। जिसके बाद ये दोनों स्टार्स मून के बारे में बात करने लगते हैं। इसी बीच गुलशन ज्योनिंग को कहता है कि तुम्हें अब रेस्ट करनी चाहिए, बिकॉज मुझे तो प्रोजेक्ट प्रपोजल को लेकर काम करना है जो सुमन ने मुझे दिया है। ये सुनकर ज्योनिंग उसे गुड नाइट बोलकर अपने रूम में चली जाती है और उसे यकीन हो जाता है कि गुलशन और सुमन दोनों काम की ही बात कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में हम चिरांग को देखते हैं जो कि फ्लावर्स लेकर जाव की कंपनी के बाहर उसका वेट कर रहा होता है। तभी जाव वहाँ आती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर चिरांग कहता है कि मैं तुम्हें काफ़ी मिस कर रहा था, इसलिए मैं तुमसे मिलने चला आया। तब जाव कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं। तो चिरांग कहता है कि हाँ, तो मैं भी तुम्हें ये फ्लावर्स एज अ फ्रेंड ही दे रहा हूँ। तभी यहाँ जाव का मैनेजर आ जाता है जो कि जाव से चिरांग के बारे में पूछता है। जाव से बताती है कि ये मेरा कज़िन है। तो मैनेजर चिरांग को कज़िन कॉल करके हेलो बोलता है और जाव को बोलता है कि मैं रेस्टोरेंट में तुम्हारा वेट करूंगा, जल्दी से आ जाना।
और जाते जाते वो चरांग को भी डिनर के लिए इनवाइट करके जाता है। अब चरांग जाओ को पूछता है कि तुमने मुझे एज अ कज़िन इंट्रोड्यूस क्यों करवाया। तो जाओ से कहती है कि सच बताऊं तो वो मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर चरांग हंसने लगता है और कहता है कि मैं उससे ज़्यादा यंग हूँ और मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम ऐसे इंसान को अपना बॉयफ्रेंड बनाओगी। लेकिन जाओ उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और डिनर करने के लिए मैनेजर के पास चली जाती है। तभी चरांग भी इन्हें ज्वाइन करने के लिए आ जाता है, जिस दौरान चरांग मैनेजर से उसका नाम पूछता है। तो मैनेजर कहता है कि तुम मुझे ब्रदर इन लॉ बुला सकते हो। और ये सुनकर जाओ और चरांग एक दूसरे की तरफ देखने लगते, बिकॉज मैनेजर ने उन्हें जाओ का भाई बना दिया था। अब ये देखकर चरांग को गुस्सा आ जाता है और वो मैनेजर के ऊपर ड्रिंक गिराकर उसे पीटने लगता है। अब किसी तरह जाओ चरांग को होटल से बाहर लेकर आती है। तो चरांग कहता है कि तुम ऐसे इंसान को कैसे पसंद कर सकती हो। तो जाओ कहती है क्योंकि वो तुमसे बेटर है। यही नहीं, वो चरांग पर बहुत चिल्लाती भी है और कहती है कि तुम मुझे एम्बैरेस कर रहे हो। अब ये सब सुनकर चरांग को काफ़ी बुरा लगता है, बिकॉज वो जाओ से इतना प्यार करता था, लेकिन जाओ उसके साथ ऐसा बिहेव कर रही होती है। इसीलिए वो जाओ से नाराज़ होकर गाड़ी में बैठकर रोने लगता है। जिसके बाद चरांग ड्रिंक करते हुए घर आ जाता है और गुशंग के सामने दोबारा शुरू हो जाता है। वो उससे कहता है कि जाओ ने मेरा दिल तोड़ दिया है और उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जबकि हमारे भी सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन गुशंग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और सोने के लिए चला जाता है। तब चरांग कहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, अगर तुमने मुझसे बात नहीं की तो मैं मर जाऊंगा। इस पर गुशंग कहता है कि अगर तुम परेशान हो तो तुम मर जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इधर जाओ जियोनिंग के साथ ये सब शेयर कर रही होती है। वो कहती है कि मुझे रिलेशनशिप से डर लगता है और मैं अकेले ही पली बढ़ी हूँ, मुझे किसी के प्यार की ज़रूरत नहीं है। तब जियोनिंग कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुमने चरांग को काफ़ी हर्ट किया है। जिस पर जाओ कहती है कि मैंने सोचा कि चरांग प्लेबॉय की तरह है और वो बात बात पर झगड़ा कर लेता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतना सीरियस हो जाएगा। जाओ जियोनिंग को भी वार्न करती है कि तुम अपने बॉस से संभल कर रहना, बिकॉज तुम उसे लाइक करती हो और मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें हर्ट कर दे। अब अगले दिन जियोनिंग और गुशोन दोनों कंपनी में जा रहे होते हैं, लेकिन आज जियोनिंग काफ़ी शांत बैठी हुई होती है। अब गुशोंग इसका कारण पूछता है तो जियोनिंग कहती है कि अपनी ड्राइविंग पर फोकस कर रही हूँ। इसी बीच जियोनिंग को जाओ की बात याद आ जाती है, जिस कारण जियोनिंग डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। लेकिन इससे पहले इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता, जियोनिंग गाड़ी संभाल लेती है और ये देखकर गुशोंग जियोनिंग पर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जियोनिंग गुशोन और सुमन को एक साथ काम करते हुए देख रही होती है। वो सोचती है कि ये दोनों एक दुनिया के लग रहे हैं और मानो मैं तो उनकी दुनिया से बिलोंग ही नहीं करती। अब आगे वेन जियोनिंग के पास उसकी पिक सेंड करती है, तो जियोनिंग वेन के पास कॉल करके कहती है कि आपने मेरी बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर कैप्चर की है, इसीलिए मैं आपको कैसे थैंक्स बोलूं। जिस पर वेन कहती है कि अगर तुम रियली में मुझे थैंक्स बोलना चाहती हो तो तुम मेरे फोटोग्राफी एग्जीबिशन डिज़ाइन में मेरी हेल्प कर दो। जिस पर जियोनिंग कहती है कि मैं तो सिर्फ एक असिस्टेंट हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर रिकमेंड कर सकती हूँ। तो वेन कहती है कि ठीक है, तुम डिज़ाइनर के साथ अपॉइंटमेंट में मेरी हेल्प कर देना, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर दूंगी। इसके बाद जियोनिंग गुशोंग के पास जाती है और उससे इस बारे में बताती है। तो गुशोंग कहता है कि तुम इस बारे में सुमन से बात करो, क्योंकि आज से रिलेटेड प्रोजेक्ट सुमन ही संभालती है। तो जियोनिंग कहती है कि मैंने वेन के सामने आपकी बहुत तारीफ़ करी थी, इसीलिए अगर आप नहीं आए तो थोड़ा डिसअपॉइंट सा हो जाएगा। तो गुशोंग कहता है कि कोई बात नहीं, तुम सुमन को इसके बारे में बता दो, वो सब संभाल लेगी। इधर हम थैंक यू को देखते हैं, जो कि किसी के पास पैसे ट्रांसफ़र करता है। देन वो अपने गॉडफादर डायरेक्टर जियो के पास कॉल करता है और कहता है कि मैंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, लेकिन चेक पर जो नंबर है वो काफ़ी डिफरेंट है, जो कि किसी को भी देखने में वियर्ड लगेंगे। इस पर डायरेक्टर जियो कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। जिसके बाद हम सुमन और जियोनिंग को देखते हैं, जो कि वेन की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाती है, जहां जियोनिंग इन दोनों को आपस में इंट्रोड्यूस करवाती है। अब वेन सुमन को बताती है कि वो इस जगह पर फोटोग्राफी एग्जीबिशन हॉल बनाना चाहती है, बिकॉज यहाँ स्पेस काफ़ी है और वहाँ से व्यू भी अच्छा दिखाई देता है। जिस पर सुमन कहती है कि इस जगह में कंस्ट्रक्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा और यहाँ आपको ट्रांसपोर्टेशन मार्शल लाने में भी प्रॉब्लम होगी और इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। जिस पर वेन कहती है कि कोई बात नहीं, मेरे पास काफ़ी टाइम है काम के लिए। तब जियोनिंग कहती है कि सारे व्यू की एग्जीबिशन में ऐड करना इम्पॉसिबल होगा। तो वेन कहती है कि कोई बात नहीं, हाफ व्यू में चल जाएगा। तो सुमन कहती है कि मेरी एडवाइस है कि आप इंडोर स्पेस को एग्जीबिशन के लिए यूज़ करो और बाकी स्पेस रेस्ट एरिया बन जाएगा। लेकिन जियोनिंग का ये आइडिया वेन को पसंद नहीं आता। तब जियोनिंग उसे समझाती है और उसे कन्विंस करते हुए कंपनी आने के लिए कहती है। जिसके बाद सुमन यहाँ से चली जाती है और जियोनिंग वेन के साथ डिनर करने लगती है, जिस दौरान जियोनिंग वेन को सॉरी बोलती है, बिकॉज ये प्रोजेक्ट गुशोंग की बजाय सुमन हैंडल कर रही है। जिस पर वेन कहती है कि मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है।
तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि प्रोजेक्ट कौन हैंडल कर रहा है। और सुमन को देखकर लगता है कि वो तुम्हें ज़्यादा पसंद नहीं करती बिकॉज तुम अपने बॉस के ज़्यादा करीब रहती होगी। ये सुनकर जियोनिंग कहती है कि क्या तुम इस बारे में श्योर हो? तो वेन कहती है कि नहीं, मैं सिर्फ गेस कर रही थी। तो जियोनिंग उसे पूछती है कि तुम्हें रिलेशनशिप के बारे में डिटेल में कैसे पता? तो वेन कहती है कि हार्ट ब्रेकिंग एक्सपीरियंस बहुत कुछ सिखा देता है। जिसके बाद अगले दिन वेन कंपनी में आ जाती है जहाँ वो चुआंग डिज़ाइन स्टूडियो का लोगो देखती है और उसे देखकर वेन वहीं पर रुक जाती है। फिर यहाँ गुशंग आता है और ये दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। एंड इसके साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 14 स्टार होता है और अब गुशंग वेन को अपने ऑफिस में ले जाता है। वेन उसे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारी कंपनी है और मैं तुम्हें इस तरह से मिलूंगी। जिस पर गुशंग कहता है कि मुझे भी नहीं पता था कि जियोनिंग जिस फोटोग्राफर के बारे में बात कर रही है वो तुम हो। अब वेन गुशंग को पूछती है कि क्या सब ठीक है, तुम्हारे हार्ट की कंडीशन कैसी है? तो गुशंग कहता है कि सब ठीक है। जिसके बाद वेन कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम दोनों इस तरह मिलेंगे। जब तुम हॉस्पिटल में थे तो मैं अक्सर तुमसे मिलने आती थी, लेकिन तुमने हर बार मुझसे मिलने के लिए इनकार कर दिया। और आंटी ने भी मुझे कहा कि मैं अभी 20 साल की हूँ और मेरी लाइफ की जर्नी अभी बाकी है, इसलिए मुझे तुमसे होप छोड़ देनी चाहिए। हालांकि मैंने तुमसे एक बार मिलने के लिए भी कहा, लेकिन आंटी ने मुझे मिलने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि तुम मुझसे एक बार भी नहीं मिलना चाहते। इसीलिए मैंने तुम्हारे पास मैसेज किया था कि अगर तुमने मुझे छोड़ने का डिसाइड कर ही लिया है तो मुझे प्रॉपर फेयरवेल दे देना चाहिए था, लेकिन तुमने कोई रिप्लाई नहीं दिया, इसीलिए मैंने तुम्हें गिव अप कर दिया और इस कंट्री को भी लेफ्ट कर दिया। ये सुनकर गुशंग कहता है कि तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया बिकॉज तुम बस 20 साल की हो और तुम्हें अपने लाइफ में किसी का भी इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और तभी ऑफिस के आगे सुमन आ जाती है और उन दोनों की बात सुनने के लिए वहीं पर रुक जाती है। जिसके बाद वेन कहती है कि अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं किसी दूसरी कंपनी से अपना काम करवा लूँगी। तो गुशंग कहता है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, सुमन तुम्हारे काम को संभाल लेगी। अब आगे वेन जियोनिंग के पास जाती है और उसे कहती है कि तुमने बिल्कुल सही इंसान को अपने लिए चुना है और तुम्हें अभी हिम्मत से काम लेना चाहिए। तभी यहाँ सुमन भी आ जाती है और वेन को डिनर पर चलने के लिए कहती है। यहाँ सुमन वेन को कहती है कि अच्छा तो तुम गुशंग की एक्स गर्लफ्रेंड हो, यानी कि उसका पहला प्यार। जिस पर वेन कहती है कि क्या आप गॉसिप करने के लिए मुझे यहाँ लेकर आई हो? तो सुमन कहती है कि ऑफिस में गुशंग ने तुम्हें डिफरेंट वेव में देखा और मैं उसी समय समझ गई कि आप उसकी क्या लगती हो। जिस पर वेन उससे कहती है क्या तुम इस बात से वरीड हो कि कहीं हम दोनों का प्यार दोबारा से ना जाग जाए? तो सुमन कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैं तो क्यूरियस हूँ। सुमन उसे बताती है कि मैं जब से ग्रेजुएट हुई हूँ तब से मैं गुशंग की असिस्टेंट हूँ। 7 साल हो चुके, लेकिन गुशंग को अभी तक किसी से प्यार नहीं हुआ। हालांकि मुझे पता था कि उनकी कोई गर्लफ्रेंड थी, लेकिन उसके बाद वो कभी रिलेशनशिप में आया ही नहीं और मुझे लगता था कि शायद उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे काफ़ी हर्ट किया होगा, इसीलिए गुशंग को दोबारा किसी से प्यार नहीं हुआ। और जब मैंने तुम दोनों को एक साथ देखा तो मुझे लगा कि मानो 2 बिछड़े हुए दोस्त मिल गए हों। जिस पर वेन कहती है कि शायद हम दोनों फ्रेंड्स भी नहीं हैं। तब सुमन कहती है कि पहले उनका टेस्ट अच्छा था। ये सुनकर वेन को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है कि मुझे फ्लैटर करने की ज़रूरत नहीं है और तुम गुशंग का टेस्ट कभी भी नहीं जान पाओगी और वो तुम्हें कभी भी चूज़ नहीं करेगा क्योंकि मैं उसे तुमसे ज़्यादा जानती हूँ। वेन को ये बात पता चल जाता है कि सुमन ने उन दोनों की बातें चुपके से सुन ली थी। जिसके बाद वेन यहाँ से चली जाती है। अब आगे जियोनिंग ड्राइव करते हुए गुशंग को घर ले जा रही होती है, जिस दौरान वह वेन की बातों को याद करते हुए डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। एंड तभी एक गाड़ी उसके करीब से गुजरती है तो गुशंग उसे पूछता है कि आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तो जियोनिंग कहती है कि मैं काम के बारे में सोच रही थी। खैर आगे जियोनिंग गुशंग को उसके घर ड्रॉप कर देती है, लेकिन गुशंग देखता है कि जियोनिंग काफ़ी कंफ्यूज लग रही थी। वो उसे पूछता है कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? तो जियोनिंग कहती है कि हाँ, लेकिन मैं अभी आपको ये सब कहने के लिए तैयार नहीं हूँ। तभी जियोनिंग के पास सुमन की कॉल आती है। वो उससे कहती है कि तुम्हें लग रहा होगा कि वेन तुम्हारी हेल्प कर रही है और वो कंपनी में एक न्यू प्रोजेक्ट लेकर आई है जिस कारण तुम बहुत खुश होगी, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि तुम खुद को कितनी बड़ी प्रॉब्लम में डाल रही हो। ये सुनकर जियोनिंग कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाहती हो। तब सुमन कहती है कि देखो, एक अनजान लड़की तुम्हारी फ़ोटो क्लिक करती है, फिर वो अपने फोटोग्राफी एक्सिबिशन डिज़ाइन के लिए तुम्हें ही चुनती है और वो तुम्हारी दोस्त भी बन जाती है। ये सब कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। वो उसे बता देती है कि वेन गुशंग की एक्स गर्लफ्रेंड है और वो तुम्हारा फ़ायदा उठाकर गुशंग के करीब आ रही है ताकि वो दोबारा गुशंग को पा सके। इसके बाद सुमन कॉल कट कर देती है और ये सब सुनकर जियोनिंग काफ़ी सैड हो जाती है। तभी गुशंग उसके पास आता है और उसके सामने जियोनिंग ऐसे रिएक्ट करती है मानो उसकी आंटी की कॉल आ रही हो। गुशंग उसे पूछता है कि तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो, लेकिन जियोनिंग उसे कुछ नहीं कहती और उसे बाय बोलकर वहाँ से भाग जाती है और घर जाकर जाओ को हक करके काफ़ी रोने लगती है।
लेकिन वो जाओ को कुछ भी नहीं बताती। गुशुंग जियोनिंग के बारे में सोच रहा होता है कि वो आज मुझसे बहुत वियर्ड बिहेव क्यों कर रही थी। नेक्स्ट सीन में हम चरांग को देखते हैं जो कि एक वाइन की बोतल और कुछ पिल्स की फोटो लेकर वीचैट पर पोस्ट कर देता है। ये देखकर जाओ कहती है कि ज़रूर चरांग कुछ गलत कर रहा है, लेकिन अब जियोनिंग उसकी रिसेंट पोस्ट को चेक करती है तो उसमें चरांग काफ़ी खुश लग रहा होता है। ये देखकर जाओ को काफ़ी गुस्सा आता है। दरअसल वो सोच रही होती है कि शायद ब्रेकअप के बाद चरांग ड्रिंक वगैरह करने लगा होगा, इसीलिए वो जियोनिंग को उसका एड्रेस पूछती है। वो तुरंत उसके होटल में पहुंच जाती है। इधर चरांग बाथटब में ड्रिंक करते हुए चिल कर रहा था। तभी डोर नॉक होता है और चरांग बाथटब में इस तरह लेट जाता है मानो वो मर चुका है। तभी उसके रूम में एक वेटर आता है जो कि उससे उस कंडीशन में देखकर डर जाता है और वो चिल्लाते हुए बाहर की ओर भाग जाता है। ये देखकर चरांग भी उठ जाता है और उस वेटर को रोकने लगता है बिकॉज वो काफ़ी शोर मचा रहा था। फिर चरांग देखता है कि जाओ उसके रूम में आ चुकी है। अब जाओ काफ़ी गुस्से में होती है। दरअसल जाओ ने ही जानबूझकर वेटर को चरांग के रूम में भेजा था। अब चरांग जाओ से माफ़ी मांगता है और जाओ यहाँ से जाने लगती है। तब चरांग उसकी पैर पकड़ लेता है और कहता है कि तुम इस तरह से नहीं जा सकती। जाओ उसे काफ़ी समझाती है कि मुझे जाने दो, लेकिन चरांग डोर पर खड़ा हो जाता है और अब गुस्से में जाओ चरांग को डोर से बाहर करके खुद को रूम में बंद कर लेती है और अब चरांग बाहर ही सो जाता है। तो जाओ चुपके से डोर ओपन करके यहाँ से निकल जाती है। इधर जियोनिंग अपने घर आ जाती है, लेकिन वो काफ़ी सैड थी। उसकी आंटी उसे पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन जियोनिंग उसे कुछ नहीं बताती। तब उसकी आंटी जिद पकड़ के बैठ जाती है और उसे पूछने की कोशिश करती है। तो जियोनिंग कहती है कि मेरा दिल टूट गया है। ये सुनकर आंटी कहती है कि क्या तुम रिलेशनशिप में थी, जिस पर जियोनिंग कहती है कि वो तो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई। मैं उसे बहुत मानती थी, लेकिन अब मुझे पता चला कि मैं उसे डिज़र्व ही नहीं करती। जिस पर उसकी आंटी कहती है कि वो तुम्हारा आइडल है और तुम्हें इस चीज़ को सीरियस नहीं लेना चाहिए था, और मुझे बताओ कि वो कौन सा एक्टर है। दरअसल आंटी सोच रही थी कि शायद जियोनिंग को किसी एक्टर से प्यार हो गया है। अब अगली सुबह जियोनिंग गुशुंग को पिक करने जाती है और अब ये दोनों कंपनी में जा रहे होते हैं। तो गुशुंग जियोनिंग से बात करने की कोशिश करता है बिकॉज जियोनिंग तो उससे कोई बात ही नहीं कर रही होती है। लेकिन गुशुंग नोटिस करता है कि जियोनिंग उसके साथ काफ़ी अजीब बिहेव कर रही है। अब आगे ये दोनों कंपनी पहुंच जाते और यहाँ गुशुंग देखता है कि जियोनिंग का दिमाग कहीं और ही घूम रहा है बिकॉज वो कप में पानी भर रही होती है और उसका ध्यान कहीं और रहता है। खैर आगे एक एम्प्लॉय गुशुंग को इस वीक के शेड्यूल और एक्सपेंस के बारे में बताती है। तो गुशुंग उसे पूछता है कि तुम जियोनिंग की जगह काम क्यों कर रही हो। तो वो बताती है कि जियोनिंग का आज मूड ऑफ है इसीलिए। इसी बीच वो ये भी बताती है कि आज के का बर्थडे है। तो गुशुंग उसे कहता है कि आज एक पार्टी अरेंज करो जो कि मेरी तरफ से होगी। अब आगे रात को सभी पार्टी में आए होते हैं जहाँ जियोनिंग काफ़ी ड्रिंक कर लेती है, जिसके बाद सभी ट्रूथ एंड डेयर खेलने लगते हैं और सबसे पहले जियोनिंग की बारी आ जाती है। तब एक एम्प्लॉय उसे ट्रूथ देते हुए सवाल करती है कि तुम्हारा पहला प्यार कौन था। तब जियोनिंग कहती है कि कोई है जिसे मैं पसंद करती हूँ, लेकिन मेरा प्यार तो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। जिसके बाद केक काटता है और सभी उसके लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाते हैं। इसी बीच जियोनिंग को वो एक्सीडेंट याद आ जाता है बिकॉज एक्सीडेंट वाले दिन उसका भी बर्थडे था। जियोनिंग यहाँ से बाहर चली जाती है और उसे जाते हुए गुशुंग देख लेता है। वो उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन सुमन उसे रोककर खुद जियोनिंग के पास आती है। वो उससे कहती है कि वेन की वजह से स्ट्रेस फील कर रही हो बिकॉज वो तो अचानक से बीच में आ गई। जिस पर जियोनिंग कहती है कि वेन बहुत अच्छी है और मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है और मैं अडल्ट हूँ और मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। जिस पर सुमन कहती है कि हाँ अब तुम समझ गई होगी कि तुम्हें अपने काम पर फोकस करना चाहिए, ना कि गुशुंग पर। जिसके बाद जियोनिंग कहती है कि मैं अकेली नहीं हूँ जो गुशुंग को पसंद करती है, तुम भी उसे पसंद करती हो। तो सुमन कहती है कि तुम कहना क्या चाहती हो। तो जियोनिंग कहती है कि मेरी विश एक मिरेकल की तरह है जो पता नहीं पूरी होगी भी या नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी एडवाइस के लिए तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ। जिसके बाद सुमन यहाँ से चली जाती है। आगे गुशुंग जियोनिंग के पास मैसेज करता है कि क्या तुम घर पहुँच गई हो, लेकिन हम देखते हैं कि जियोनिंग काफ़ी ड्रंक हालत में है और उसका फ़ोन साइड में रखा हुआ रहता है और उसकी आंटी उसे होश में लाने की कोशिश कर रही होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।